की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो एक गैर संवैधानिक पद है जिसकी आजकल काफी चर्चा है, अर्थात उप मुख्यमंत्री, साथ में हम लोगों ने राज्य के जो सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी हैं अर्थात राज्य का महाधिवक्ता, उससे संबंधित जो भी चीजें थी उस पर हम लोगों ने कल ये क्लास में विस्तृत चर्चा कर ली थी। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि ये मुख्यमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद की जो नियुक्त होती है राज्यपाल के द्वारा, भाई ये निर्वाचित तो होते नहीं, हम लोगों ने पिछली क्लासों में देख लिया था। जब निर्वाचित नहीं होते तो इनकी नियुक्त की जाती है, तो राज्यपाल अपनी सहायता एवं सलाह के लिए जो मंत्रिपरिषद की नियुक्त करता है, तो कहाँ के ये सदस्य होते हैं, अर्थात कहाँ के लोग होते हैं जिन्हें मंत्रिपरिषद के रूप में राज्यपाल नियुक्त करता है। तो ये राज्य में विधानमंडल के सदस्य होते हैं। विधानमंडल का निर्माण कैसे होता है, तो राज्यपाल साथ में किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों से मिलकर बनता है, और किसी राज्य में केवल विधानसभा से निर्मित होता है। तो इन्हीं के जो सदस्य होते हैं उन्हें ही राज्यपाल अपनी सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। तो आज की क्लास में हम लोग इसी से संबंधित जो भी बेसिक चीजें हैं उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि पिछले पेपरों में कहां से प्रश्न निकले थे या आगामी पेपरों में कहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इन सब चीजों पर आज की क्लास में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना क्या है, तो संविधान के अध्याय 6 का अध्ययन करना है। हमें किसका अध्याय 6 का अध्ययन करना है, और इस अध्याय 6 में भी हमें क्या पढ़ना है, अनुच्छेद 168 से लेके अनुच्छेद 212 तक का हमें अध्ययन करना है। इन अनुच्छेदों में किस चीज का वर्णन है, तो इनमें है राज्य की कार्यपालिका का वर्णन। राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है, राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य की कार्यपालिका का क्या कार्य है, तो राज्य के लिए कानून बनाने का कार्य है। जो हम लोगों ने संसद से संबंधित क्लास देखी थी, संघ की कार्यपालिका को देखा था, तो हाँ हमने देखा था इसके लिए अनुच्छेद 79 से लेके अनुच्छेद 122 तक का उल्लेख है। किसका है इसमें, तो इसमें संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। क्योंकि हम चर्चा यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग संघ की कार्यपालिका को देख चुके थे। अगर उसे हम दोबारा थोड़ा सा देखेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। हम बार बार आपसे कहते हैं कि संघ की कार्यपालिका की बिल्कुल ही पुनरावृत्त राज्य की कार्यपालिका में है। राज्य की कार्यपालिका बिल्कुल सेम टू सेम संघ की कार्यपालिका, केवल थोड़ा बहुत अंतर है। अंतर क्या है, जहां राज्य की कार्यपालिका का क्या कार्य है, राज्य के कानून बनाना। संघ की कार्यपालिका का क्या कार्य है, संघ के लिए कानून बनाना। तो हमने आपको वहां समझाया था कानून बनाने की प्रक्रिया संघ की। तो संघ की कार्यपालिका को समझाने के लिए हमने एक डायग्राम का सहारा लिया था। आपको वहां पर हमने समझाया था डायग्राम के माध्यम से। क्या था, संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति है। और संघ की कार्यपालिका का जो व्यवस्था बनाई गई है 2 सदनों में, एक सदन कौन सा है, राज्यसभा, और दूसरे लोकसभा। इन तीनों के मिलने से ही संघ की कार्यपालिका का निर्माण होता है। संघ की कार्यपालिका का क्या कार्य है, कानून बनाना। कानून बनते कैसे हैं, तो सबसे पहले एक प्रपोजल आता है अर्थात बिल आती है। इस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर ली थी, कैसे प्रपोजल बनता है, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं और किस तरह से इसको प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कुछ विधेयक ऐसे हैं, कुछ बिल ऐसे हैं कि केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन प्रस्तुत बेशक किए जाते हैं, लेकिन इन्हें जाना पड़ेगा दोनों सदनों में। जैसे मान लीजिए राज्यसभा में कोई बिल प्रस्तुत कर दिया गया और आवश्यक मत के साथ ये राज्यसभा ने इसे पास कर दिया, तो ये लोकसभा में पहुंचेगा। लोकसभा ने भी अपने आवश्यक मत के साथ प्रस्तुत कर दिया और पास कर दिया, भाई जाइए हमारी तरफ से भी पास है, तो ये पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी तो वह विधेयक विधि बन गया। अब कैसे प्रस्तुत किया जाता है, क्या प्रोसेस है, आप उस क्लास को समझ लिए हैं। अगर किसी भी कारणवश आप संसद से संबंधित जो क्लासेस चल रही थी उसमें आप उपस्थित नहीं हो पाए, तो आप उस क्लास को दोबारा देखिए। जब आप उस क्लास को दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छी तरह के समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। केवल एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप क्लास में उपस्थित थे तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। अन्यथा अगर आप नहीं थे किसी कारणवश, तो आप उस क्लास को दोबारा देख लीजिए। दोबारा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा,
आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए। हमारा यूट्यूब चैनल क्या है? एजुकेशन 101। जब आप यूट्यूब चैनल पे आइए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में वहां वीडियो देखिए, क्लास देखिए, पसंद आती तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें, कमेंट भी करें, हम आपके कमेंट का जवाब भी देंगे। तो ये व्यवस्था थी कि राज्यसभा में प्रस्तुत कर दिया गया बिल, लोकसभा ने भी प्रस्तुत करके पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास पहुंचा, राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी, हस्ताक्षर कर दिया, विधेयक बिल बन गया, कानून बन गया। वही सेम चीज यहां भी है कि अगर लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत कर दिया गया तो ये राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा ने भी प्रस्तुत करके पास कर दिया तो ये राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया तो विधेयक बिल बन गया। कहने का मतलब है कि दोनों सदनों से पास होने के बाद ही विधेयक विधि बनेगा, कानून बनेगा। तो यही चीज यहां भी है। लेकिन राज्य कार्यपालिका में कोई जरूरी नहीं कि सभी राज्यों में विधान परिषद ही हो, केवल विधानसभा भी है। तो विधानसभा जहां है वो विधानसभा केवल कानून बनाती है, लेकिन जहां विधान परिषद का मामला है, विधान परिषद भी है तो दोनों सदन मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन अगर तुलना राज्यसभा से किया जाए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। वहीं विधान परिषद की अगर बात किया जाए तो संसद कानून के माध्यम से संसद कानून बना के उसे समाप्त भी कर सकती है और स्थापित भी कर सकती है। उसे भी हम आगे देखते हैं कैसे स्थापित होते हैं, उसका उन्मूलन कैसे होता है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा एक शक्तिशाली सदन है विधान परिषद की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि विधानसभा में सीधे सीधे जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति बैठते हैं, निर्वाचित हुए व्यक्ति उस सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं। संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका को दोनों का कार्य एक ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे यहां पर क्या है, राज्यसभा और लोकसभा है, बिल प्रस्तुत कर दिया गया और दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो गया। तो हमने आपको बताया था कि दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन अभी हमने जस्ट ही आपको पीछे बताया है कि राज्य की कार्यपालिका में कोई जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में विधान परिषद ही हो, किसी किसी राज्य में केवल विधानसभा ही है। तो वहां कैसे संयुक्त अधिवेशन आहूत किए जाएंगे? तो यही अंतर है, थोड़ा बहुत ही अंतर है। अन्यथा संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका बिल्कुल ही एक समान है। अब आज की क्लास में हम देखते हैं अनुच्छेद 168 में क्या उल्लिखित है। तो अनुच्छेद 168 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। राज्य के लिए, भाई सभी राज्यों के लिए एक विधानमंडल होगा। क्या होगा? विधानमंडल। विधानमंडल में शामिल कौन कौन से लोग होंगे? संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से लोग शामिल हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसका निर्माण, विधानमंडल का निर्माण कैसे होगा? राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जिसका निर्माण राज्यपाल और विधानसभा तथा किसी किसी राज्य में विधान परिषद के मिलने से होगा। अर्थात किसी किसी राज्य में 2 सदनों से मिलकर बनेगा और किसी किसी सदन में एक ही सदन से मिलकर बनेगा। जिस सदन में 2 सदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था होगी, विधानसभा होगा, वहां दूसरे सदन को विधान परिषद कहा जाएगा। इनके मिलने के बाद ही विधानमंडल का निर्माण होगा, चाहे एक सदन का और चाहे दोनों सदन का। जिस राज्य में विधानसभा और विधानमंडल दोनों सदनों का निर्माण है, पेपर में प्रश्न पूछता उस राज्य को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं बाइकेमेरल स्टेट। बाइकेमेरल स्टेट किसे कहते हैं? जिसमें विधानसभा हो और विधान परिषद दोनों है। विधानमंडल का निर्माण कैसे होता है? राज्यपाल। और किसी किसी राज्य में दोनों सदनों से मिलकर होता है और किसी राज्य में जिसमें केवल एक सदन है उसमें एक सदन से मिलकर बनता है। तो विधानमंडल ही क्या करता है? राज्य के लिए कानून बनाता है और उसी के सहायता से जो है शासन सत्ता चलाता है, स्वयं की व्यवस्था में शासन सत्ता चलाने की पूरा प्राविधान करता है। आपसे कहा कि विधान परिषद और विधानसभा के साथ मिलकर जो है विधानमंडल का निर्माण होता है, लेकिन हमने आपको साथ में बताया कि किसी किसी राज्य में विधान परिषद है ही नहीं। तो विधान परिषद की स्थापना कैसे होती है, उन्मूलन कैसे होता है? तो इसके लिए बाकायदा अनुच्छेद लिखे गए। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 169 में क्या कहा गया?
कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना, विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार, या उन्मूलन का अधिकार संसद को है। किसको है? तो संसद को है। हमारे यहाँ सबसे पावरफुल कौन है? संसद। सबसे शक्तिशाली कौन है? संसद। लेकिन हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने संविधान को इतना बेहतरीन सजाया, किसी को भी तानाशाह बनने की छूट नहीं दी, अधिकार दे दिया, शक्ति दे दिया। सबसे पावरफुल आप हैं, लेकिन सबसे पावरफुल भी नहीं आप हैं। कुछ शर्तें ऐसी लागू कर दी कि आप तानाशाह नहीं बन सकते। शक्ति दे दिया, पावर दे दिया, सब ठीक है, शक्तिशाली बना दिया, लेकिन तानाशाह बनने की कोई छूट नहीं दी। क्यों? कह रहा है कि विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार संसद को दे दिया गया। जब इसकी मर्जी होगी तो स्थापित कर देगा, और जब मर्जी होगी हटा देगा। ऐसे थोड़ी ना है। इसके लिए भी बाकायदा बताया कि संबंधित राज्य की विधानसभा, जिस राज्य में इसे स्थापित करना है या उन्मूलन करना है, संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से, देखिए, ना तो आसानी से हटाया जा सकता है, ना तो आसानी से स्थापित की जा सकती है। कह रहा है कि संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। कितने बहुमत से? आसान कार्य नहीं है, 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करे। किस आशय का? विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन से संबंधित जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव पारित करे। तो अधिकार किसे दिया गया? संसद। उसके बाद संसद का काम आएगा। संसद क्या करेगी? तो संसद साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से, हमने आपको बताया था जब संसद की क्लास हम लोग देख रहे थे, तो हमने बताया था कि साधारण कानून कैसे बनते हैं। साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से उक्त आशय से संबंधित प्रस्ताव पारित करके, संसद साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से उक्त आशय संबंधित कानून निर्माण करके, विधि निर्मित करके विधान परिषद की स्थापना कर सकती है या उन्मूलन का मतलब समाप्त कर सकती है। लेकिन जब तक विधानसभा इस आशय का प्रस्ताव विधानसभा संसद को नहीं देगी, तब तक संसद कुछ नहीं कर सकती। अधिकार तो ठीक है, लेकिन जब तक विधानसभा की इच्छा नहीं होगी, तब तक आप वहां विधान परिषद की समाप्ति या उन्मूलन नहीं कर सकते, ना तो उसकी स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा प्रोसेस हो गया और संसद ने कानून बना के विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन कर दिया, तो इसे संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। क्यों? संविधान संशोधन का मतलब ये होता है कि भाई स्थापना या उन्मूलन का मामला है, संविधान संशोधन होगा तभी तो होगा। तो ऐसा कोई भी प्रस्ताव अगर संसद पारित कर देती है तो उसे संविधान संशोधन विधेयक नहीं समझा जाएगा। अब सभी राज्यों में विधानसभा तो है ही, अब कुछ राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार संसद को है। जब संविधान निर्माणकर्ताओं ने संविधान लिखा तो उन्होंने कहा कि जिस राज्य में ज्यादा जनसंख्या है वहां विधान परिषद की स्थापना कर दी जाए। लेकिन कुछ कारण ऐसे बजे कि सभी राज्यों में विधान परिषद की स्थापना नहीं हो पाई। जो भारत एक राज्यों का संघ है, उसमें से कितने राज्यों में विधान परिषद है और कितने राज्यों में केवल विधानसभा है। यहां से पेपर में काफी प्रश्न निकलते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो प्रारंभ में जब जम्मू कश्मीर केवल राज्य था तो वहां पर क्या था कि 2 सदनात्मक विधान परिषद थी, विधानमंडल 2 सदनात्मक था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तब्दील कर दिया गया, केंद्र के अधीनस्थ शासन सत्ता कर दी गई, तो वहां के जो है विधान परिषद समाप्त कर दी गई। अब क्या हो गया कि सीधे सीधे केंद्र के अधीन अर्थात प्रशासक नियुक्त हो गया। तो वहां जब 7 संख्या थी, जब जम्मू कश्मीर था, तो विधान परिषद की स्थापना से संबंधित जो राज्यों की संख्या थी 7 थी। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इसलिए अब राज्यों की संख्या कितनी होगी? 6 राज्यों में कौन कौन से ऐसे राज्य जहां 2 सदनात्मक विधानमंडल की स्थापना है? तो सबसे पहले तेलंगाना,
दूसरे नंबर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जहां पर 2 सदनात्मक विधानमंडल है, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में ही 2 सदनात्मक विधानमंडल है, अन्यथा बाकी राज्यों में केवल विधानसभा है। विधानसभा ही कानून का निर्माण करती है। की स्थापना हो गई। अब हम देखते हैं कि राज्य में विधानसभा का गठन कैसे होता है। इसके लिए लिखा गया अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 का 1 क्या है? राज्य में विधानसभा का गठन, राज्य में विधानसभा का गठन कैसे होगा? विधानसभा का गठन कैसे होगा? राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, प्रत्येक राज्य में क्या है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक, कितने? अधिक से अधिक, एक क्राइटेरिया बना रहा है, अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर विधानसभा का गठन होगा। अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर विधानसभा का निर्माण होगा। कैसे होगा? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं कि जो इस क्राइटेरिया से बाहर, ये जो गाइडलाइन जारी की गई है उससे बाहर है। कुछ अपवाद है, उसी अपवादों से पेपर में प्रश्न बनता है। कौन कौन से अपवाद हैं? कह रहा है कि अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य मिलेंगे। इससे ना तो अधिक हो सकते हैं ना इससे कम। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं कि जो इस कम वाले को फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था पीछे जो संसद की क्लास चल रही थी, तो इनका निर्धारण, जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं वो जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित होते हैं कि इतनी जनसंख्या के लिए एक सांसद चुने जाएंगे, एक लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे। तो वही चीज यहाँ भी है। राज्य की कार्यपालिका के लिए जो सदस्यों का चुनाव होता है तो एक निर्धारित जनसंख्या बनाई गई कि इतने जनसंख्या के लिए एक सदस्य निर्वाचित होंगे। तो जनसंख्या के आधार पर राज्यों का सीटों का आवंटन होता है। अभी आगे हम देखते हैं। तो अब यहां हम देखते हैं कि जो पेपर में प्रश्न पूछता है कि कौन से राज्य इसके अपवाद हैं, इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते। तो सबसे पहले सिक्किम में कुल विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? 32 विधानसभा सदस्यों के साथ सिक्किम अपनी शासन सत्ता चलाता है। दूसरे नंबर पे है मिजोरम, जो इस गाइडलाइन से बाहर है, कितना? 40 सदस्यों के साथ। अगला है गोवा, जो इस नियम को फॉलो नहीं करता, अनुच्छेद 170 के 1 का उल्लंघन करता है। यह भी 40 सदस्यों के साथ अपनी शासन सत्ता चला रहा है। एक चीज यहां और ध्यान दीजिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा है, अन्यथा केंद्र का सीधे शासन सत्ता अर्थात प्रशासक के माध्यम से वहां शासन सत्ता चलाती है। तो पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, साथ में जो है अभी हाल ही फिलहाल जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुए हैं विधानसभा के। तो इनमें जो है सर्वाधिक जो सीटें हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि इस कम से कम सीटों का जो अपवादों की श्रेणी में पुडुचेरी भी शामिल है। कितनी सीटें हैं पुडुचेरी में? कुल 30 विधानसभा सीट है। 30 सीटों के साथ पुडुचेरी अपनी शासन सत्ता चला रहा है। लेकिन ये गाइडलाइन क्या है? अनुच्छेद 170 के 1 में कि अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। अब हम लोगों ने कम वाले को देख लिया कि सबसे कम विधानसभा सदस्यों के साथ कौन सा राज्य है। तो सर्वाधिक विधानसभा वाला, सर्वाधिक विधानसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्यों वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। कितने हैं? तो ये 403 सदस्य हैं।
403 सदस्यों के साथ सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाला रिकॉर्ड किसके नाम है? उत्तर प्रदेश की। और जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक है, तो जनसंख्या के आधार पर तो ही सीटों का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों के साथ पहले नंबर पे है। और सर्वाधिक सबसे छोटी विधानसभा अर्थात सबसे कम विधानसभा संख्या वाले सदस्य कहां पर हैं? तो सिक्किम में है। हमने ये देखा कि राज्य की जो विधानसभा है कम से कम 500 सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी, इससे ना अधिक ना इससे कम। तो इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो इसके लिए अनुच्छेद 170 का 2 उल्लिखित किया गया। सदस्यों के निर्वाचन का उल्लेख है, यहां सदस्यों के निर्वाचन का उल्लेख है। कैसे इनका निर्वाचन होता है? तो राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उस राज्य के आवंटित स्थानों की संख्या, उस राज्य के आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात में पूरे राज्य में यथासंभव एक समान हो। क्या कर रहा है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उस राज्य के लिए आवंटित सीटों की संख्या, अपनी भाषा में समझिए, निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उस राज्य के आवंटित स्थानों की संख्या में अगर अनुपात निकाला जाए तो यथासंभव, जहां तक संभव हो, एक समान हो। आप अपनी भाषा में समझिए। किसी कोई दिक्कत हो तुरंत पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम है कि आप कितनी बार भी हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि इस निर्वाचन क्षेत्र को इस तरह से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उस राज्य के लिए आवंटित जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, अगर उसमें अनुपात निकाला जाए तो यथासंभव एक समान हो। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? प्रादेशिक निर्वाचन द्वारा। वयस्क मताधिकार, भाई आप वोट डालने जानते हैं ना, वयस्क जब होते हैं 18 वर्ष का उम्र वाला ही तो वयस्क होता है। वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा वयस्क मताधिकार, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर आधारित विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कैसे होता है? तो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और एक विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का जो एक सदस्य है, कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात 75,000 की जनसंख्या पर एक विधायक निर्वाचित होते हैं। देखते हैं विधानसभा के सदस्यों का क्राइटेरिया भी बता दिया कि इससे अधिक नहीं, इससे कम नहीं, साथ में इनका निर्वाचन कैसे होता है। उसमें हम लोगों ने देखा कि जो राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्य का आवंटन होता है, तो ये आवंटन कैसे होता है सीटों का? इसके लिए लिखा गया अनुच्छेद 170 का 3 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात, भाई जनगणना के आधार पर ही होगा सब कुछ, जनगणना के आधार पर फैसला होगा कि कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कितनी जनसंख्या घटी है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात, प्रत्येक जनगणना के पश्चात विधानसभा के सदस्यों की, प्रत्येक जनगणना के पश्चात विधानसभा के सदस्यों की संख्या और क्या था? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, उसी के आधार पर इनका निर्वाचन होता है ना।
तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात विधानसभा के सदस्यों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन का अधिकार किसे है? पुनः समायोजन कौन कर सकता है? संसद करेगी। संसद को अधिकार है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का फैसला करना हो या विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाना घटाना हो, तो एक किसके पास अधिकार है? तो संसद के पास अधिकार है। भाई जनगणना के पश्चात ही तो पता चलेगा जनसंख्या बढ़ गई या घट गई है। जैसे मान लीजिए कभी कभी जनसंख्या बढ़ भी जाती, कभी कभी घट भी जा सकती है। जब कोई बड़ी महामारी आ जाए, जैसे अभी पीछे कोरोना था, या कोई भयंकर महामारी आ जाए, जनसंख्या घट जाएगी। तो जब जनसंख्या घट जाएगी, जब गणना होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि जनसंख्या घट गई है। तो जब जनसंख्या घट जाएगी तो जाहिर सी बात सीटों का भी कमी होगी, क्योंकि 75,000 की जनसंख्या पर एक विधायक चुने जाएंगे। और अगर जनसंख्या बढ़ गई तो सीटों को बढ़ाना भी अनिवार्य है। तो यहां पर क्या व्यवस्था किया गया कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात विधानसभा के सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी, या जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अर्थात परिसीमन, आप नहीं देखते, कहते हैं कि हमारे विधायक जी इस एरिया के विधायक हैं, उसके बगल वाला जो एरिया बच रहा है उसके दूसरे विधायक हैं। एक क्षेत्र होता है ना, आप अपने हिसाब से समझिए, आपके बगल वाला विधायक है और आपका विधायक है, तो उसका एक बॉर्डर होता है कि इस बॉर्डर के, इस गांव का बॉर्डर जो है उस विधानसभा को टच करता है, या इस शहर के जो बॉर्डर है उस विधानसभा को टच करते हैं, होता है ना, बिल्कुल। तो ऐसे ही समझिए। तो इस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का फैसला घटाना या बढ़ाना हो तो संसद को अधिकार है। लेकिन जनगणना के पश्चात ये देखा गया कि हमारी जनसंख्या बराबर निरंतर बढ़ ही रही है। भाई हम किसी मामले में रिकॉर्ड पर हैं, हमारे नाम कुछ रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को हम छूने भी नहीं देना चाह रहे हैं किसी को। तो जनसंख्या दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है। तो यह देखा गया कि अगर इस हिसाब से सीटों का आवंटन किया गया तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ानी ही बढ़ानी है। जब हम लोग संसद वाली क्लास देख रहे थे तो हमने वहां आपको एक चीज बताया था कि जो नए संसद भवन का निर्माण हुआ है यह भी मजबूरी थी, जरूर करवाना था। भाई एक मजबूरी के तहत नए संसद भवन का निर्माण करवाया गया। क्यों? क्योंकि आगामी सत्रों में जब लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो उन्हें बैठने की जगह ही नहीं रहेगी। तो यहां पर भी यह देखा गया कि जनसंख्या तो काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन विधानसभा के सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई नहीं जा सकती। इसलिए कहा गया कि 84वां संविधान संशोधन हुआ और 84वें संविधान संशोधन से कहा गया कि यह सीटों का जो आवंटन है यह बढ़ाया नहीं जाएगा। 84वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो यह 2001 में किया गया। 84वें संविधान संशोधन 2001 में, इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कब तक नहीं होगा? 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। 84वें अमेंडमेंट, 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा यह फैसला लिया गया कि सीटों के जो मामला है 2026 तक यथावत जारी रहेगा, ना तो घटेगी ना तो बढ़ेगी। साथ में इस 84वें संविधान संशोधन 2001 में यह भी फैसला किया गया है जो ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का मामला है, अर्थात परसीमन वाला, जो अभी हमने आपको बॉर्डर बताया था, यह कब के हिसाब से फैसला लिया जाएगा? तो यह भी परसीमन वाला मामला जो है 2001 के आधार पर ही आधारित होगा। परसीमन कब से मान्य होगा? तो 2001 के आधार पर। अब सीटों का आवंटन वाला जो 2026 तक यथावत जारी रहेगा, तो वहां पर देखा गया कि जनसंख्या की गणना जो हुई है समय समय पर, भाई 10-10 वर्ष पे होती है, उसके आधार पर भी सीटों को बढ़ाना अनिवार्य था। तो यह कहा गया कि हम लोग 1971 ईस्वी की जनगणना को ही बेस मानेंगे। हमने आपको संसद वाली क्लास में बताया था कि क्यों हम लोग 1971 ईस्वी की जनगणना को ही बेस मान रहे हैं, आधार हम लोग क्यों मान रहे हैं। तो हमने उस संसद वाली क्लास में विस्तृत इसका वर्णन किया था। तो यहां पर भी राज्यों में भी 1971 ईस्वी की जनगणना को ही आधार माना गया कि इसी के आधार पर सीटों का आवंटन होगा, और 1971 ईस्वी की जनगणना को बेस मान के आज की जो सीटें हैं निर्धारित की गई हैं। संविधान निर्माणकर्ताओं ने देखा कि सभी वर्गों के लिए तो हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया, भाई कुछ ना कुछ सभी के लिए प्राविधान कर दिए गए, लेकिन समाज में एक ऐसा वर्ग है जो शोषित वर्ग है। अगर उसे कुछ सहूलियत नहीं दी जाएगी, कुछ उसे सहयोग नहीं दिया जाएगा, तो वो हमेशा शोषित ही रहेगा। तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने उसके लिए अनुच्छेद 332 लिखा। अनुच्छेद 332 में क्या लिखा?
विधानसभा के सदस्यों की संख्या, भाई विधानसभा के सदस्यों में क्या है, विधानसभा की जनसंख्या के आधार पर किस राज्य में या किस एरिया में ज्यादा इस वर्ग वाले हैं, तो उस वर्ग के लिए वहां सीटें आरक्षित कर दी गई। तो यही कह रहा है विधानसभा की जनसंख्या के आधार पर एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण दे दिया गया। आरक्षण कितने दिन के लिए दे दिया गया, तो 10 वर्ष के लिए दिया गया। संविधान जब हमारा लागू हुआ तो यह कहा गया कि यह 10 वर्ष तक जारी रहेगा एससी और एसटी वर्ग को मिलने वाला आरक्षण। नहीं, हम यहां इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हम केवल इतना ही आपको हम बता रहे हैं कि अनुच्छेद 332 में क्या है कि विधानसभा की जनसंख्या के आधार पर एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया जो 10 वर्ष तक जारी रहेगा। यह जब संविधान लागू हुआ तो कहा गया कि 10 वर्ष तक जारी रहेगा, लेकिन समय समय पर इसमें संशोधन करके इसको 10-10 वर्ष तक बढ़ाया गया। और 95 संविधान संशोधन 2009 के द्वारा यह कहा गया कि यह आरक्षण जो मिल रहा है इनको, यह 2020 तक जारी रहेगा। जो 10-10 वर्ष का जो आरक्षण था, जो संशोधन करके बढ़ाया जाता रहा, तो 95 संविधान संशोधन 2009 के द्वारा यह कहा गया कि यह आगामी जो 2020 है इस तक जारी रहेगा। फिर भी देखिए आगे भी संशोधन होने के पूरे चांसेस या नहीं भी हो सकते हैं, यह तो शासन सत्ता के ऊपर निर्भर करता है। देखते हैं जो विधानमंडल है, विधानमंडल के 2 सदन हमने आपको बताया। विधानमंडल के 2 सदन, एक विधानसभा और दूसरा जो है विधान परिषद है। एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। हमने आपको बताया कि जिस राज्य में ये दोनों सदन हैं उसको कहते हैं बाइकेमरल स्टेट। इस विधानमंडल में जो ये विधानसभा है इसे कहते हैं प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, साथ में जो है इसे कहते हैं निम्न सदन भी कहते हैं। अब हमने देखा कि यह विधानसभा है और यह विधान परिषद। विधानसभा प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन या निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका कार्यकाल कितने है, तो इसके लिए अनुच्छेद 172 का एक उल्लिखित किया गया है। क्या? विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल इसमें वर्णित है। कार्यकाल कितना है, तो विधानसभा की प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष के लिए ये होगा। लेकिन इससे बीच में ही मुख्यमंत्री की परामर्श कौन देगा? मुख्यमंत्री परामर्श देगा। किसे? राज्यपाल को। राज्यपाल इसे 5 वर्ष के पूर्व भी भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। परामर्श राज्यपाल को कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा। 5 वर्ष के पूर्व भंग कर सकता है। लेकिन यदि आपातकाल की घोषणा हो गई, हमने आपको क्या बताया था कि यदि आपातकाल की घोषणा हो गई तो सभी कार्य जो है संसद के अधीनस्थ हो जाएंगे। इसमें क्या है कि अब आपातकाल की घोषणा हो गई तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार किसे होगा? संसद को होगा। तो आपातकाल के घोषणा के बाद विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है संसद विधि के द्वारा विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। लेकिन एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकती, 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ेगी। अब बताइए भैया, आपातकाल है, आप ही बताइए, आपातकाल है अर्थात किसी भी प्रकार का संकट है, संकट के दौरान आप वोट डालने जाएंगे, नई सरकार का चुनाव करेंगे, तो वहां पर यह प्रावधान किया गया कि शासन सत्ता तो चलनी चाहिए, तो वहां अधिकार दे दिया गया संसद कानून के माध्यम से विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकती। और अगर आपातकाल के समाप्त की घोषणा हो गई तो 6 माह के भीतर ही चुनाव करवा लिया जाएगा। आवश्यक रूप से चुनाव होना अनिवार्य है कि इन सदस्यों की योग्यताएं क्या है, इसके लिए लिखा गया अनुच्छेद 173 में क्या है कि जो ये सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं इनके लिए योग्यताएं क्या हैं, योग्यता या अर्हता क्या है।
तो इसमें सबसे पहले आप जानते ही हैं कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अगर किसी विदेशी को हम अपने यहाँ विधानसभा के सदस्य निर्वाचित कर देंगे, मुख्यमंत्री निर्वाचित कर देंगे, नियुक्त कर देंगे, विधान परिषद के माध्यम से उसे मंत्रिपरिषद में शामिल कर लेंगे, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि अपने देश का कुछ ना कुछ पक्ष लेना शुरू कर दे। और अगर वो भारत का रहेगा और जब देश के ऊपर आन पड़ेगी तो जाहिर सी बात वो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सभी में यह कहा गया कि सबसे पहले गाइडलाइन क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। भाई अगर किसी बच्चे को हम बना देंगे विधायक, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर देंगे, मंत्री के रूप में नियुक्त कर देंगे, तो जब राज्य के लिए कानून बनाएगा तो वो तो केवल यही बनाएगा कहाँ से ज़्यादा खेलने का प्राविधान हो या कहाँ से हमें खेलने की सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। तो ये केवल वो छोटी सी ही सोच में ही अपना रह जाएगा, केवल खेलने या कूदने में ही वो उलझा रह जाएगा। इसलिए कहा गया कि कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, थोड़ा सा परिपक्व हो जाए। अगला क्या है कि ऐसा कोई भी शर्त हो जो संसद द्वारा निर्मित विधि से उपबंधित हो। संसद द्वारा निर्मित विधि से उपबंधित हो तो भी उसे पालन करना अनिवार्य है। विधानसभा के सदस्य की योग्यता रखने वाला जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होना चाहता है तो इन सभी योग्यताओं को पूरा करता हो। आज ही क्लास में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं इससे आगे जो भी बेसिक चीजें हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ कल।